इलेक्शन कार्निवल में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना इनामदार और मेरे साथ है जितेंद्र दीक्षित। ये कार्निवल पूरे महाराष्ट्र में घूम कर आया है और अब पहुंचा है मुंबई की विधानसभा में। मुंबई माया नगरी, मुंबई वित्तीय कैपिटल इस पूरे देश का। क्या उम्मीदें हैं मुंबई की इस चुनाव से, इस पर हम आज खास चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा थोड़ा हटके होगा क्योंकि हम सिर्फ राजनेताओं की तू मैं अपना और आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम जो रियल इश्यूज हैं उसकी हम बात करें। और जितेंद्र, इसके लिए मैं आपका व्यू जानना चाहती हूँ क्योंकि आप पूरे स्टेट में घूमे हैं इस कार्निवल के साथ। क्या लोग अब कंफ्यूज हैं कि किसको वोट करें क्योंकि पार्टियां इतनी हो गई हैं? हाँ बिल्कुल तमन्ना, देखिए ऐसा है कि एनडीटीवी कार्निवल की शुरुआत जो है महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से हुई थी। विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती करने के बाद मराठवाड़ा में ये कार्निवल पहुंचा, छत्रपति संभाजी नगर में। हम लोग उत्तर महाराष्ट्र के नासिक में भी गए, फिर हम पश्चिम महाराष्ट्र में गए, सांगली में, सोलापुर में, कोल्हापुर में गए, हम लोग कोंकण में गए, सावंतवाड़ी में हमारा शो हुआ। इस तरह से राज्य के अलग अलग इलाकों में हम घूमे। वहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, वहाँ के राजनेताओं से बात की और वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल अंडरकरंट चल रहा है उसको समझने की कोशिश की। और एक बात जो निकल कर सामने आ रही है, जो हमें लग रहा है कि इस बार मुकाबला काफ़ी कड़ा है, कांटे की टक्कर है। और प्रेडिक्ट कर पाना कि आखिर कौन सी पार्टी सत्ता में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी या कौन सा गठबंधन जो है सत्ता हासिल करेगा, ये बोल पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब हमारा कार्निवल जो है हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करते हुए मुंबई पहुंचा है। जैसे आपने मुंबई को इंट्रोड्यूस किया कि देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई की राजनीतिक राजधानी है। और जिस जगह पर तमन्ना हम मौजूद हैं इस वक्त, हमारे पीछे ही ठीक विधान भवन की ऐतिहासिक इमारत है। और ये पूरा खेल और ये पूरी लड़ाई जो है इस विधान भवन में जगह हासिल करने के लिए है कि कौन सी पार्टी के सबसे ज़्यादा सदस्य यहाँ पर रहते हैं, कौन सी पार्टी का वर्चस्व यहाँ पर रहता है। तो ये सारा खेल उसी को लेकर है। और इस खेल को समझने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं मंच पर। देखिए, अब तक तो हम राजनेताओं को अपने इस मंच पर बुलाते थे, लेकिन ये हमारा आखिरी शो है और हम चाहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, हम उनसे बातचीत करें और जाने कि वो क्या समझ रहे हैं इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को। जितेंद्र, मैंने नोट किया कि आपने पोलस्टर्स को भी नहीं बुलाया। मुझे लगता है उनके तो पसीने छूट रहे हैं। पोस्टर्स का क्या हुआ था, हमने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कई लोगों ने तो आंसू भी बहा दिए थे ऑन कैमरा। तो मुझे लगता है कि उनसे हम दूरी रहे तो अच्छा रहा। तो हम बात करेंगे ऐसे लोगों से जो कि ज़मीन से जुड़े रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने काफ़ी काम किया है। तो मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा तमन्ना। आपके ठीक बाईं तरफ अविनाश धर्माधिकारी जी बैठे हुए हैं। ये मुंबई पुलिस के रिटायर्ड एसीपी हैं। देखिए, मुंबई पुलिस से तो वैसे कई सारे एसीपी जो है इस साल रिटायर हुए, लेकिन इनकी खासियत ये है कि इन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई थी। कई सारे अपराधियों को इन्होंने गिरफ्तार किया, MCOCA कानून के तहत कईयों का एनकाउंटर किया और काफ़ी जो है अच्छी जानकारी रखते हैं। और अंडरवर्ल्ड के बारे में भी हम अपने शो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा ये मुंबई पुलिस के अलग अलग जो यूनिट्स हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन ब्रांच हो, ये बाला साहेब ठाकरे की सिक्योरिटी के इंचार्ज हुआ करते थे। फिर इसके अलावा जो दूसरी विंग्स हैं, पुलिस थानों में भी इन्होंने काम किया है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये काम कर चुके हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके बगल में हमारे साथ प्रोफेसर विवेक वासवानी जी मौजूद हैं। वासवानी जी, आपका भी स्वागत है। ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं और राजनीति से भी जुड़े हैं। इस बार जो है हमने आपके बारे में पढ़ा कि कांग्रेस ज्वाइन की है आपने नहीं की है। वो कह रहे नहीं। तो लगता है कि किसी ने अफवाह उड़ा दी कि आपने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो हम आपके व्यावसायिक जो परिचय है हम उसी के आधार पर आपसे बात करने वाले हैं, किसी पार्टी के आधार पर नहीं, क्योंकि हमने पहले ही स्पष्ट किया कि इस मंच पर हम किसी राजनेता को जगह नहीं देने वाले हैं। हमारे साथ में वरुण सिंह जी मौजूद हैं। ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पर खासी पकड़ रखते हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण के महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ हैं। ये भी मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इन तमाम मेहमानों के साथ में ये चर्चा करेंगे। तमन्ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स है लोगों का और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करने के लिए। लेकिन विवेक वासवानी जी, मैं आपसे शुरू करूंगी क्योंकि हमारी जो छोटी मोटी चर्चा हो रही थी इस शो के पहले, तो आपका कहना था कि कोई भी नेता आएगा क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी है सबका वोट करना। ये नहीं मैंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश को शायद फर्क पड़ सकता है,
लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक महाराष्ट्र है, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. वी हैव नेवर बीन अ politically savvy city. Mumbai has been about films. Mumbai has been about education. Mumbai has not been about politics, but in recent times we're becoming more and more politicized. मैं चाहता हूँ कि हम ईमानदार, सच्चा, देश प्रेमी, मेहनती पॉलिटिशियंस लाएं यहाँ पे. आप मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है, तो मैं बहुत खुश रहूँगा. विवेक जी, आपने शुरू किया ये कहते हुए कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन महाराष्ट्र को फर्क पड़ेगा. इसमें ना एक बहुत ज़रूरी बात छुपी हुई है. ये एक इम्प्रेशन हो जाता है कि जो राजनीति है वो आम जनता के लिए है ना. मैं स्पेसिफिकली अपने बारे में बात करता हूँ कीपिंग माई एज एंड माई हेल्थ इन माइंड. ओके. There are very strong chances with my health problems that I will not be alive to see a lot of things. नहीं शुभ शुभ बोलिए. So I'm just saying कि फ्यूचर की बात करें. ओके. I am hoping that the next generation is able to see very positive changes. नहीं तो सबसे बड़ी उम्मीद यही है. लेकिन मुद्दों पर आते हैं. आपके मुताबिक, और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपका परिवार है, उसमें फ्यूचर जनरेशन है, आपको लगता है जो जान पहचान वाले लोग हैं, आपको लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए इस वक्त मुंबई के नज़रिए से, और चर्चा क्या हो रही है, प्रॉमिसेस क्या किए जा रहे हैं? क्या होना चाहिए आई नो, हम क्या चाहते हैं आई नो. आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. मैं, जैसे कि आपने कहा, एक अफवाह फैली कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया. मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ज्वाइन किया. तो आई वॉज विथ हिम एट दी सेरेमनी. तो लोगों ने उसको जोड़ लिया कि आपने भी ज्वाइन कर लिया, इस तरह से हाँ, नेट पर वायरल हो गया वो. सेलिब्रिटी हूँ तो होता है. लेकिन मैं उनके साथ 3 महीने तक मैं स्लम्स में गया, मैं मच्छीमार नगर गया, मैं गणेश मूर्ति नगर गया, मैं गीता नगर गया. I went everywhere to every slum in Colaba because I live in Colaba. और जो मैंने देखा मुझे शर्म आई. अगर हम एक इंसान को जो महाराष्ट्र में रहता है, जो मुंबई में रहता है, जो मेहनत करता है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो एक औरत हो जो घर में काम करे, हाउस हेल्प जिसको बोलते हैं, अगर हम उनको क्लीनलीनेस और गंदगी से नहीं निकाल सकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं इतने सालों से. आई हैव बीन हियरिंग प्रोमिसेस दैट इंडिया हैज़ बिकम ग्रेट, इंडिया इज दिस, इंडिया इज दैट. व्हाट हैज़ चेंज्ड फॉर अस स्लम dwellers? Nothing has changed for them. They still don't get clean water. They still have to sleep next to gutters. गटर के बगल में सोते हैं. When they wake up there are dead rats on their feet. Nothing has changed for them. जब तक ये इंसान जो इंडियन सिटीजन भी है, महाराष्ट्र का सिटीजन भी है, बॉम्बे का सिटीजन भी है, जब तक उसकी जिंदगी इंप्रूव नहीं होगी तब तक वी हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज आवर लाइव्स आर नॉट गोइंग टू चेंज. Their lives, that's what I meant. की बात की तो मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ. मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है धारावी. अब उसके रीडेवलपमेंट की बात हो रही है और उस पर खूब राजनीति हो रही है. राजनीति का एक धड़ा जो है उस रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहा है और एक चाहता है कि रीडेवलपमेंट हो. आपका अपना नजरिया क्या है उसके प्रति? कुछ नहीं होने वाला है. Instead of a big slum, after they redevelop it, it will become a redeveloped slum. No one is talking of cleanliness. No one is talking of 24 hours water. स्वच्छ भारत एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके आगे भी हम बढ़ते हैं. और कौन से सबसे बड़े मुद्दे होने चाहिए? और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, लॉ एंड ऑर्डर इस बार एक चर्चा में आ चुका है, जो पॉलिटिकल हत्या हुई है उसके कारण. लेकिन ओवरऑल ये माना जाता है मुंबई सबसे सेफ शहर है. क्या वो छवि अब भी कायम है? डेफिनेटली मुंबई पुलिस की इमेज बहुत अच्छी है, अभी भी है. जिस हत्या का आपने जिक्र किया उसमें भी आरोपी को ताबड़तोड़ पकड़ा गया, उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है. सेकंड थिंग, मुंबई का आप टोपोग्राफी देखेंगे, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे और नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल्स ये देखेंगे तो काफ़ी उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है. काफ़ी हद तक मुंबई का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध मैन पावर बहुत कम है.
लेकिन जो उपलब्ध मैन पावर है उसको जितना मैक्सिमम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसको करके बम्बई पुलिस ने अभी तक काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। लोकसभा का आपने इलेक्शन देखा होगा, लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में किधर भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स नहीं हुआ है, टोटली पीसफुल इलेक्शन हुआ है। ये जो पॉलिटिकल लीडर की हत्या होने की वजह से उसको हम पॉलिटिक्स रंग दे रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी रीजंस है उनकी हत्या होने के लिए। तो उसमें से रियल रीज़न क्या है वो अभी तक बम्बई पुलिस ने डिक्लेयर नहीं हुआ। जब चार्जशीट डालेंगे तो मोटिव क्या है वो पता चलेगा। लेकिन उसमें बम्बई पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए अगर पॉसिबल होती है तो डेफिनेटली बम्बई पुलिस करती है। उसके लिए उनके पास जो इनपुट था उसके हिसाब से उन्होंने उनको प्रोटेक्शन भी दिया। कारण अनफॉर्चुनेटली विक्टिम की तरफ से जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए वो नहीं आई थी, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुआ। तो ये इंसिडेंट का और बम्बई पुलिस के कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह उपस्थित करने का नजरिया ठीक नहीं लगता। अविनाश जी, कई सारे सवाल मेरे भी हैं आपसे, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन मैं पहले वरुण के पास जाना चाहता हूं। वरुण सिंह जी, आपसे मुझे समझना है, आप बड़ी बारीक नज़र रखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर, लेकिन आज हम मुंबई की बात करेंगे। मुंबई में भी दो गठबंधनों का टकराव हो रहा है, महायुति और महाविकास आघाड़ी का। किसका पलड़ा भारी लगता है? ये सवाल आपसे भी कई लोग पूछते होंगे, मुझसे भी पूछते हैं। अब मैं इस मंच से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत मुश्किल सवाल है। लोकसभा इलेक्शन के इमीडिएट बाद लग रहा था कि शायद एमवीए बहुत आगे है, पर हरियाणा चुनाव के बाद एक जो जान खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो निराश थे, क्योंकि यहीं बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, हेडक्वार्टर्स यहाँ पर उस दिन मैं था, और जिस तरीके की निराशा सुबह थी और शाम को ऐसे लगता है किसी ने संजीवनी बूटी सुंघा दी हो उनको, और वो जो जागे वो अभी तक शांत नहीं हुए। तो वो जो डिफरेंस था दोनों में शायद कम हो गया। एक चीज़ में खाली सॉरी, आउट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, समथिंग दैट विवेक जी सेड, मैं उस पर कहना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि स्लम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, इमारतों वाला स्लम। मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मैंने रियल एस्टेट कवर किया है 18-20 साल। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ, और हाल ही में जो रीसेंट स्लम रीडेवलपमेंट हुए हैं वहाँ पर वर्टिकल स्लम्स नहीं बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वर्ली में जाइए, वो बिल्डर का नाम नहीं लेता हूँ, पर उन्होंने एक स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट किया। आज आप वहाँ जाइए, वहाँ के लोगों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक चीज़ आप समझिए, जो लोग पहले पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते थे या टॉयलेट नहीं होता था, घर के अंदर टॉयलेट होना, वो अपने आप में, जिस तरीके से गांव में हम जाते हैं जिसको इज्जत घर कहते हैं, यहाँ पर भी मुंबई में वो सुबह लाइन लगती थी, जब वो निकल जाती है टॉयलेट का और घर के अंदर लोग टॉयलेट यूज़ करते हैं, वो घर के अंदर कपड़े धुल रहे हैं। पहले बाहर औरतें कपड़े धुलते थे, बाहर पूरे वो गटर के बाहर बहता था, तो बहुत अफसोस होता था वो देखकर। आज वो घरों में होते हैं, और उनमें, उन लोगों में, एंड ट्रस्ट मी, उन एसआरए के इमारतों में आज आई नो ऑफ मेनी कॉर्पोरेट जिनके सीनियर लेवल के ऑफिसर्स भी रेंट पर रह रहे हैं, एयर हॉस्टेस भी रेंट पर रह रहे हैं, एंड विदाउट एनी आयोटा ऑफ शेम। कुलाबा की जो बात करते हैं, ये आपने विवेक जी ने जो कहा ना, आप उसमें समझ नहीं पाए तमन्ना जी। कुलाबा बदनाम है उनके लोगों के इलेक्शन के तरफ, वोटिंग के तरफ एपैथी के लिए। ये लोग वोट नहीं करने जाते, इसके लिए इन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये उस तरफ मेरा इशारा था, बट ये जो चीज है, कुलाबा बदनाम है, 40% के ऊपर वोट नहीं करते। और मलबार हिल, ये कई सारे ऐसे नहीं, मलबार हिल हैज चेंज्ड, इफ यू सी, बदल गया है मलबार हिल, क्योंकि मलबार हिल एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज आपका गिरगांव भी ऐड हो गया, जहाँ के लोग वोट करते हैं, सिर्फ मलबार हिल नहीं रहा। कुलाबा में जो स्लम्स की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। इसके पहले जैसे आप अमेठी देखते थे ना, जहाँ पे अमेठी में एक फैमिली का राज था, वैसे ही कुलाबा में एक बहुत समय तक एक शेखर फैमिली है, उनका राज हुआ करता था। माँ एमएलए थी यानी शेखर, उनके बेटे कॉर्पोरेटर हुआ करते थे, कांग्रेस के थे। 2014 में वो राज गया। उसके बाद भी जो लोग आए, शायद उन्होंने भी उस तरीके का, वापस से फैमिली का ही राज आ गया। नार्वेकर फैमिली का एमएलए है राहुल नार्वेकर। इसमें वरुण, उसको और बारीकी से देखते हैं। जो आप कह रहे हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है, वो चूंकि हम मुंबई की बात कर रहे हैं और मुंबई में बैठे हैं, यहाँ एक मुंबई है, एक बॉम्बे है। एक बॉम्बे है जो वोट नहीं करता, उनके लिए वोटिंग का दिन एक हॉलीडे है, ऑफिस से छुट्टी, स्विगी कीजिए, मूवी देखिए, अगर 2 दिन और छुट्टी ले लेंगे तो लॉन्ग वीकेंड। बिल्कुल, वो एक बॉम्बे है और एक मुंबई है। ये बात भी सही है कि जो सारे नेता हैं वो उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं या एक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं जो वोट करेंगे।
लेकिन कई सारे मुद्दे इसलिए छूट रहे हैं, ये भी बात सही है। कोई प्रदूषण की बात कर रहा है किसी रैली में, कोई ये बात कर रहा है कि ट्रैफिक में कितना मतलब मुंबईकरों की जान जा रही है, ट्रेन से गिर के कितने लोग मर जाते हैं, ये सब मुद्दे गायब हैं। नहीं, एक्चुअली तमन्ना, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि इस बार मुंबई में, एंड जितेंद्र विल एग्री, ओम प्रकाश जी विल एग्री, कि इस बार मुंबई में सड़कों को लेकर जितनी चर्चा हुई, कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, मेट्रो को लेकर जितनी चर्चा जो हुई, बन गया है, हाँ बन गया है, और जिस तरीके से आगे बनने वाला है उसको लेके कभी चर्चा नहीं हुई। यहाँ तक कि मैंने कभी भी बहुत कम देखा था कि बड़े बड़े नेता मेट्रो में या लोकल ट्रेन में जा रहे नहीं, हो। इस बार गए। यहाँ तक कल ही आदित्य ठाकरे की एक रील आई जहाँ पे वो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या वाज ट्रैवलिंग इन लोकल ट्रेन। सो देयर आर मेनी लीडर्स हु आर डूइंग इट। नहीं वरुण, उपलब्धि गिनाने में कोई नहीं, मैं नेता कभी उपलब्धि की पीछे नहीं नहीं रहता। प्रॉब्लम ये कि हर कोई क्रेडिट ले रहा है अच्छा, उसके लेकिन लिए। I'll say अच्छा one वरुण thing. ने जी, I have been using public transport Yes, for we were 40 talking years. about that only just a I minute take the ago. 138 bus from Cuff Parade to Churchgate, and then I take the train to Andheri, and now I take the metro to Marol, where I teach at Pearl Academy. That's become super good for me because 138 is now a very nice, air-conditioned, comfortable bus. बिल्कुल, वो So तो I'd है। rather spend 6 rupees on that bus ticket than 60 rupees on a Kali Pili tab. The trains are air-conditioned if I have a right timetable, and so is the metro. And now I'm getting a new metro across the road from my house at the President Hotel, which will take me straight to Marol. अगर हम public transport के बारे में बात करें, तो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बॉम्बे वाले, सिर्फ मुंबई वाले नहीं, बट बॉम्बे वाले भी इस्तेमाल करेंगे और करना चाहेंगे। मैं जानता हूँ कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो मुझे कफ परेड से रोज़ कभी फिल्म सिटी, कभी फिल्मालय स्टूडियो, कभी फिल्मिस्तान जाना पड़ता है, और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ। और मैं मेरे काफ़ी जो अवांट गार्ड फिल्म मेकर्स हैं, जैसे हंसल मेहता, सुधीर मिश्रा, उनीर, आई सी देम यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. It's improved very well. If only people would stop spitting, it would be a good life. अच्छा तमन्ना ने वरुण से उन मुद्दों पर सवाल पूछा जिनकी चर्चा नहीं हो रही है। ओपी जी, मेरा आपसे सवाल उन मुद्दों को लेकर है जिनकी चर्चा हो रही है, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं? चर्चा तो इन दिनों हो रही है, सीधे सीधे बटेंगे तो कटेंगे। एक हैं तो सेफ है। आप इस पर बात करना चाहें तो किया जाए। बिल्कुल, तो ये मुद्दा आपको लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है या महायुति को बैकफायर कर गया है ये मुद्दा? नहीं, सवाल फ़ायदा पहुंचने का या बैकफायर होने का नहीं है जितेंद्र जी। बैकफायर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि खुद बीजेपी से ही जो है अलग आवाजें आने लगी हैं, महायुति से भी अलग आवाज आने लगी है। अजीत पवार ने इसका विरोध किया, पंकजा मुंडे ने इसका विरोध किया, अशोक चौहान ने विरोध किया। देखिए, ऐसा है कि अशोक चौहान भी और विखे पाटिल भी ये एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले लीडर्स हैं। और पंकजा मुंडे तो नहीं है। हाँ, पंकजा मुंडे नहीं, लेकिन वो वही मराठवाड़ा है जहाँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम्स डोमिनेट करते हैं कहीं ना कहीं, या प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे आप घूमते रहे हैं, मैं भी अभी औरंगाबाद घूम के आया जी, और वहाँ एक 18 मुस्लिम संगठनों के का एक प्राइम संगठन है, उसके अध्यक्ष से मुलाकात हुई और खुल के उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में संगठित तौर पर उस उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया है जो महायुति से जुड़ा हुआ था, और हम विधानसभा में भी वही करेंगे। हम इस बार भी नहीं बटेंगे। हम पिछली बार भी नहीं बटे थे, इस बार भी नहीं बटेंगे। ये चीज़ एक जर्नलिस्ट से खुलकर अगर एक कम्युनिटी का लीडर बोल रहा है और सब लोग इसको बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ से रिएक्शन नहीं आएगा, ये आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अभी कल मैं भी स्टोरी कर रहा था, मुंबई की 3 सीटों पर स्टोरी कर रहा था। अचानक मुझे गूगल सर्च करना पड़ा बांद्रा ईस्ट के लिए कि वहाँ पर कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है। आप भी खोल के देख सकते हैं, चाणक्य का फिगर है वो, मैं आपको भेज दूंगा। उसमें जब टेबल्स बनी हुई है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है मुस्लिम 33.1%, क्रिश्चियन 1.something%, और उसके बाद पटेल 1 पॉइंट इतना, जाधव 1 पॉइंट इतना, तिवारी 1 पॉइंट इतना, सिंह 1 पॉइंट इतना, दीक्षित 1 पॉइंट इतना। सर,
जब नीचे वाले को 1 पॉइंट इतना 0.01 और इतना किया जा सकता है, तो ऊपर वाले को भी किया जा सकता है कि शिया इतना, अहमदिया इतना, सुन्नी इतना, अगर बरेलवी इतना, अगर उसको पॉइंट क्या है 33% जी? आपका पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट जो वो है बोल के जो चर्चा है इस समय, हाँ। आपने कहा ना जो चर्चा हो रही है, हाँ। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर वो अपराध है तो यह भी अपराध है। नहीं, इनका Reaction- सवाल था कि क्या ये स्लोगन चल रहा है मुंबई के संदर्भ में, अगर पूछें बिल्कुल चल रहा है। तो Reaction- मुंबई में इलेक्शन के तौर पर बहुत सारा पोलराइजेशन, कम्युनल उस तरह का नहीं रहा है अब तक मुंबई के नजरिए से। इस बार क्या ये चल रहा है? आपको लगता है ये काम करेगा महायुति के लिए? ये इनका सवाल था। पोलराइजेशन नहीं रहा है, ये हम मानने को तैयार नहीं है। अगर नहीं होता 93 के बाद, पोलराइजेशन तो रहा है तमन्ना, 93 के बाद पोलराइजेशन 1995, नहीं, 90 95 की जो मैं है, बात नहीं कर रही हूँ। उसी के बाद से तो पोलराइजेशन Correct. पॉलिटिक्स जो है शुरू काफी Correct. स्ट्रांग हुई मुंबई में। करेक्ट, लेकिन जो पिछले कुछ आपके असेंबली इलेक्शंस हैं उसमें फ्रंट एंड सेंटर सबसे बड़ा मुद्दा इस तरह का शायद नहीं रहा है। इस बार आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी द चेंजिंग पॉइंट? और ये इलेक्शन कैंपेन में काफी लेट भी इंट्रोड्यूस हुआ है। नहीं, लेट नहीं, बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुआ है। पोलराइजेशन एक रात में होता है और कभी एक तरफा नहीं होता है, हमेशा उसका दो तरफा होता है। एक तरफा जस्टिफाइड है या नहीं मैं नहीं पूछ रही हूँ आपसे। विल इट वर्क? यस, इट विल वर्क, बिल्कुल वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा। और ये जहाँ से शुरू हुआ है, मैंने उसका उदाहरण दिया आपको, शुरुआत हुई। अगर एक तरफ से कोई, अगर शरद पवार खुल करके ये कह सकते हैं कि 2014 में हमने शिवसेना को भाजपा से दूर करने के लिए हमने ये गेम किया, उसकी आप तारीफ कर सकते हैं, तो आपको देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी तोड़ दी, फिर उसका खंडन मंडन करने का भी अधिकार नहीं है। अविनाश जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने इन 5 सालों में 2 गृह मंत्रियों के अंडर काम किया। अंडर मतलब आप मुंबई पुलिस में थे और मुंबई पुलिस की पॉलिटिकल बॉस जो है वो गृह मंत्री होता है। तो दोनों का मैं असेसमेंट आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा। अभी देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष घेर रहा है, महाविकास आघाड़ी, ये कहकर कि देखिए मुंबई जैसे शहर में एक सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए नेता की हत्या हो जाती है, ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर रिफ्लेक्ट करता है। नितेश राणे बयान देते हैं कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, उसके बाद उन पर एफआईआर तो होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोल्हापुर में सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है, फिर नाबालिग बच्चियों के साथ में जो है अश्लील हरकत हुई, उसको लेकर काफ़ी घेरा गया देवेंद्र फडणवीस को। और छिटपुट महाराष्ट्र में बीते 2.5 सालों में और भी हिंसक वारदातें हुई, तो उन तमाम मामलों को लेकर देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष ने घेरा। अब मुझे आपसे समझना है कि आपका असेसमेंट बतौर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का क्या रहा इन 2.5 सालों में, और इसके पहले के 2.5 सालों में अनिल देशमुख जब गृह मंत्री थे, पूरे 2.5 साल तो नहीं थे, बाद में दिलीप वलसे पाटिल आ गए थे, लेकिन अनिल देशमुख वर्सेस देवेंद्र फडणवीस, इनके कार्यकाल की तुलना मैं आपसे जानना चाहूंगा। देवेंद्र जी एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर थे, 5 साल भी उन्होंने काम किया। उनके पास होम मिनिस्ट्री उस वक्त भी थी, और मैंने देखा, पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि होम मिनिस्टर होने के बावजूद उनका कभी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे पुलिस डिपार्टमेंट में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं था। सेकंड थिंग ऐसा था कि उन्होंने कभी भी हायरार्की, पुलिस डिपार्टमेंट में जो हायरार्की रहती है उसको मेंटेन किया। डायरेक्टली जूनियर ऑफिसर्स को कांटेक्ट करके इंस्ट्रक्शन, कुछ अलग इंस्ट्रक्शन देना, उनसे कुछ अलग काम करवा के लेना, ये उन्होंने कभी किया है, ज़्यादातर तो किया नहीं होगा। थर्ड बात, उनके ऊपर, उनके कार्यकाल में उनके ऊपर एज ए पर्सनल लेवल पे, एज पर्सनालिटी करके उनके ऊपर कभी एलिगेशंस नहीं हुए, सीरियस एलिगेशन या करप्शन के एलिगेशंस नहीं हुए। मैं यहाँ पे और एक इंसिडेंट का आपको जिक्र करना चाहता हूँ। जैसा हम लोग देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे आर पाटिल साहब भी होम मिनिस्टर थे, उनके सगे भाई सब इंस्पेक्टर थे। कभी भी उन्होंने उस अपने भाई के लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। उनके भाई ने कभी भी बहुत बार साइड ब्रांच में भी पोस्टिंग किया है। तो ये डिपेंड रहता है कि होम मिनिस्टर अपने आप को कितना डिग्निफाइड रखता है, कितना अपना अलूफ रखता है। उसको जो लेवल पे जाके बात करना चाहिए वहीं पे करना चाहिए। अभी तक देशमुख साहब की जो उन्होंने बात की, तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये बंधन, जो डेकोरम है वो मेंटेन नहीं किया।
उनका काफ़ी जूनियर ऑफिसर के साथ इंटरेक्शन था, उनके ऊपर एलिगेशंस तो लगे हुए हैं डेफिनेटली। तो इसकी वजह से मैं अगर 10 में से मार्क्स देना चाहूँगा तो देवेंद्र फडणवीस को 10 में से 10 दूंगा और इनको शायद 1-2 मार्क्स। ओह वाओ। अच्छा, आप दोनों लोगों से भी मैं जानना चाहूंगा, अगर हम चूंकि हम बात कर रहे हैं इसी मुद्दे पर, तो आपका असेसमेंट क्या है? इन 5 सालों में महाराष्ट्र ने 3 गृह मंत्री देखे, तो मैं सबसे पहले वाले और सबसे आखिर वाले यानी कि देशमुख और फडणवीस, इन दोनों के बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा। वरुण आपकी और तिवारी जी आपकी। मैं पहले तो इतना कहूँगा कि मैं जब फडणवीस जी का देखता हूँ तो 7.5 साल देखता हूँ, 5 साल एंड देन 2.5 years, एंड उसके बीच में दिलीप वलसे पाटिल फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन, और अनिल देशमुख का तो जग जाहिर है। वजह गेट में जो हुआ, मतलब मैंने पहली बार देखा होगा कि कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस इतनी हिम्मत कभी मैंने, मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस वालों में हिम्मत नहीं होती, आम इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, रुआब होता है। सॉरी सर, पर्सनली मत लीजिएगा, पर जो हकीकत है वो हकीकत है, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ। मुझे तो एक बार पुलिस वाला ऐसे कॉलर पकड़ के लेके गया था ये बोलने के लिए कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊँगा क्योंकि तूने मुझे काम करने के लिए कहा। हालांकि ये अलग चीज़ है कि फ़िलहाल वो सस्पेंडेड है। मैं नौकरी तो करता नहीं हूँ, तो मेरे पास नौकरी का खाने का उसके पास मौका नहीं मिला। बट पुलिस कोई भी आ जाए, आप देवेंद्र फडणवीस को बिठा दो, मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को भी बिठा दो, या अमित शाह को बिठा दो, या शरद पवार को बिठा दो, पुलिस वही करती है, खास करके लोअर लेवल पे, जो उसका मन करता है। पुलिस चाहे एक सब इंस्पेक्टर चाहे जो केस लेता है, आप जाइए पुलिस स्टेशन में, केस लेने वाला सब इंस्पेक्टर होता है, आपका जो कंप्लेन लेता है, वो चाहे तो आपके ऊपर सेमी मर्डर भी हुआ है उसको भी वो एनसी में यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करके ले लेगा, और अगर वो चाहे तो उसको एक किसी ने आपको धक्का भी दे दिया तो उसको भी मर्डर केस बनवा देगा, हाफ मर्डर बनवा देगा, या जो भी बनवा देगा। ये पुलिस में मुझे हमेशा लगता है कि वी गिव अ लॉट ऑफ अनड्यू क्रेडिट टू पॉलिटिशियंस फॉर हैंडलिंग पुलिस। पुलिस हैंडल्स देमसेल्फ ऑन देयर ओन। आई हैव सीन इट हैपनिंग फर्स्ट हैंड। सो सॉरी टू से, आप देवेंद्र फडणवीस रहे हो या कोई भी रहा हो, महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस ने वही किया है जो उनको अच्छा लगा है, और जो आई डोंट नो वेदर यू कैन कॉल इट एज इंडिपेंडेंस ऑफ पुलिस, बट दे हैव इन द लास्ट फ्यू इयर्स। लेकिन गृह मंत्री के करीबी अधिकारी तो रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं, पर उनका उनका एक चीज मैं बता, हाँ, नाम नहीं लेना, नहीं मैं ले लेता हूँ, स्पेशल पुलिस कमिश्नर करके जो स्पेशल पोस्ट बना वो पहली बार बना इस प्रदेश में, इसके पहले कभी था नहीं। पर मैं इतना ही कहूंगा कि वो जो आप कह रहे हैं ना, जो करीबी काम करता है पुलिस वाला, वो जो काम होता है वो बहुत ऊपर लेवल होता है। आप जैसे मेरे जैसे लोग जो रोड पे चलते हैं, जिनको रोज भुगतना पड़ता है, उनके लिए नहीं होता। उनके लिए वो पुलिस के लिए बहुत जरूरी तीन चार चीजें हैं, जो अगर हमारे कोई भी नेता आ जाए, कल को अगर बदल भी जाते हैं, पहला चीज तो सेंसिटिविटी नहीं है। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, जो मुंबई पुलिस को मैं जानता था आज से 10 साल पहले, वो मुंबई पुलिस आज नहीं है। सर शायद उस वक्त सीनियर पीआई रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा किस तरीके से दे यूज्ड टू बी देयर ऑन फील्ड हेल्पिंग पीपल। आज वो नेचर शायद मुंबई पुलिस के लोगों में बहुत कम है। आप इनका जवाब देना चाहते हैं? डू यू थिंक देयर इज एनी? नहीं, वैसा नहीं, इनका थोड़ा सा परसेप्शन थोड़ा पर्सनलाइज हो गया है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है पुलिस का। आपने कोरोना के टाइम में अगर पुलिस का काम देखा होगा तो नेक्स्ट टू गॉड, भगवान का रूप दिया था पब्लिक ने पुलिस को, जो हिसाब से खास करके हमारी महिला कर्मचारी, मुझे तो इतना फक्र होता है हमारे महिला कर्मचारी की। आप सोचिए, एक माँ घर पे जाती है, उसको 10 दिन 8 दिन पुलिस स्टेशन में रहना पड़ता है, बच्चे को तरफ ध्यान नहीं रहता है। ऐसा कंडीशन हो गया था कि हमारे कुछ ऑफिसर्स की महिला वाइफ को कोविड हो गया, तो उसको एडमिट करने के लिए टाइम नहीं मिला था। तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने सेक्रीफाइस किया, अपना लाइफ भी सेक्रीफाइस किया उसका। अनफॉर्चुनेटली बाद में जब इंसिडेंट कैसा हो जाता है, हमारा एक इंसिडेंट अगर निगेटिव रहा किसी पुलिस ऑफिसर ने, उसको इतना हाईलाइट हो जाता है। अभी वजह कांड जो इन्होंने उसको नाम दिया है, वो इतना हाईलाइट हो गया, तो उसके बावजूद से हमने जो कोरोना के टाइम में जो हमने रेपुटेशन या जो नाम कमाया था, पूरा मिट्टी में मिल गया वो। तो ये इंसिडेंट होता रहता है। जैसा अभी आपने पूछा कि ये मर्डर के बारे में, जो अभी इंसिडेंट रिसेंटली जो मर्डर हो गया, ये मर्डर मेरे ख्याल से कोई भी होम मिनिस्टर होने की वजह से, होम मिनिस्टर तो उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये लोअर लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं उनका काम रहता है, उनका इंटेलिजेंस डेवलप करना रहता है उनका। होम मिनिस्टर का अगर किधर इंटरफेरेंस होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो जाता है, पोस्टिंग में, ट्रांसफर्स में, या किसी और, वो ओनली एडमिनिस्ट्रेशन है। वो इंटरफेरेंस अगर कम रहा तो वो होम मिनिस्टर अच्छा, ऐसा मैं समझता हूँ।
वो इंटरफेरेंस अगर ज़्यादा रहा तो होम मिनिस्टर का वो not मतलब good अगर for- 100 करोड़ मांगने लग गए तो वो ज्यादा वो comment नहीं, अच्छा one तिवारी thing- जी नहीं, हाँ, एक नहीं चीज- मैं मुझे एक चीज- तिवारी एक जी चीज- से भी बस मुंबई ओवरव्यू पुलिस- लेना है मुंबई दोनों- पुलिस हाँ। पर एक मुझे कहना है हाँ। बस इस मंच पर बस मैं एक महिला बैठी हूँ, लेकिन मुझे बहुत फख्र होता है जब मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ, अपने कॉलीग से बात करती हूँ, कई सारे जो मुंबई के बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं बहुत सारे, मुझे बहुत ये प्राइड फील होता है कि इस शहर में एक महिला कितने भी बजे बाहर जा सकती है कुछ भी पहनकर, ओला में, ऑटो में, ट्रेन में, टैक्सी में, और डर नहीं है। और डर नहीं है मुंबई पुलिस के कारण। तो जो भी हो, वरुण आपका मुझे पता नहीं आपका कॉलर क्यों पकड़ा गया और उसमें दूसरी स्टोरी क्या है, मैं लेकिन एज अ वुमन आई कैन से एब्सोल्युटली नो आई एम डिनायल। प्राउड ऑफ मुंबई पुलिस। आप आई रात फील को सेफ। पुलिस स्टेशन में जाएंगे ना, हाँ। आप देखेंगे मैक्सिमम महिलाएं चाहे झोपड़पट्टी की हो या टॉप क्लास की हो, ड्रंक महिला भी पुलिस स्टेशन में रहती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। हमारे महिला तो छोड़, हमारे पुलिस अधिकारी भी उसको इतने रिस्पेक्ट से हम लोग मदद करते हैं। तो ये बम्बई पुलिस का एक रेपुटेशन है, उसके लिए तो हमारा इतना नाम है। इसका नाम है, इसीलिए हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म भी जाता होता है। तिवारी जी, एक एक खाली तिवारी एक जी का लाइन मैं- मुझे हाँ जी, कहना था हाँ। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सी व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं दिल्ली गया हूँ, दिल्ली में तो खुद 8 बजे मैं निकलते वक्त ऐसा लगता है कि भैया कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। उस हिसाब से हमारा मुंबई बहुत सेफ है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आई जस्ट सेड कि व्हाट कॉमन पीपल फेस व्हेन दे गो टू द पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर अ कंप्लेंट एंड ऑल दोस थिंग, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। आप एक आम इंसान जो वोट करता है ना, वो ये सोच के वोट करता है कि ऊपर वाले का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगा, वो नीचे तक सुधार देगा। एंड एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू रजिस्टर पुलिस कंप्लेंट हमेशा लोग बाहर जाके पूछते हैं, विवेक जी वुड अग्री, कि भाई कोई वसीला है, कोई पहचान है, तब जाके होगा कंप्लेंट रजिस्टर। तिवारी जी जितेंद्र, आपका सवाल था कि पहला और आखिरी होम हाँ। मिनिस्टर में मैं किसकी चाहता हूँ कि आप दोनों पर जो है ना आपके क्या व्यूज हैं, हाँ, आप दोनों की तुलना हाँ। करें। मैं और- थोड़ा सा अविनाश जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमने ये देखा कि जो पहले वाले होम मिनिस्टर थे, उनके क्या ये पिछले 5 वर्ष के अंदर में, आप तो क्राइम बहुत गहराई से कवर करते रहे हैं, आपने देखा कि 3 पुलिस अधिकारी टॉप के वो इतने पॉलिटिसाइज हो गए, इतने राजनीतिकरण हो गया उनका, कि उनको 3-3, 4-4 महीने भाग करके दूसरे राज्यों में छुपे रहना पड़ा। पुलिस कमिश्नर स्तर का आदमी, डीजीपी लेवल का आदमी, ये अगर इस लेवल पुलिस कमिश्नर लेवल, मैं थानेदार की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी सब इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि अगर किसी होम मिनिस्टर के कार्यकाल में 3-3 टॉप लेवल के अधिकारियों को इस तरह से भाग भाग के कहीं शरण लेनी पड़ रही हो, लौट के आओ, उसके बाद फिर क्लीन चिट, फिर उसके बाद आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ, हम लोग खुद रिपोर्ट करते हैं यहाँ कि किसी के दफ्तर में हम मिलने गए और वो उस समय एक पोस्ट पर हुआ करते थे, उसके थोड़ी देर 2 महीने बाद या 15-20 दिन बाद ही उनका प्रमोशन बहुत कायदे की जगह पर हो गया। फिर उसके बाद मैंने उनको व्हाट्सएप किया कि भाई अब तो चाय पीने आना पड़ेगा। पता चला कि उसके बाद वो दूसरी कुर्सी भी मिल गई बड़ी वाली, है ना, और उसके बाद वो जेल चले गए। यानी इतने काबिल लोग कि धड़ाधड़ 6 महीने में 3 प्रमोशन और उसके बाद सीधे जेल, हद हो जाती है। तो क्या आप कह रहे हैं कि अब नहीं हो रहा है, कि अब पूरी तरह से पुलिस और पॉलिटिक्स कट चुकी है और आगे होगा? मेरे ख्याल से ये कभी हो नहीं सकता। टोन्ना जी, मैंने 2.5 साल में 3 पुलिस के कमिश्नर लेवल के लोगों की बात की है पॉलिटिसाइज होने की, और पिछले 2.5 साल में लुके छुपे क्या होता है और पुलिस कमिश्नर की कुर्सी की क्या कीमत है या डीजीपी की क्या, ये हमें नहीं पता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सबको पता चल गया कि महीने का 100 करोड़ होता है। यार लिखी पढ़ी बात है ये, यानी कोर्ट में दी गई बात है, हम नहीं बोल रहे हैं। इस लेवल पर तो कम से कम गंदगी नहीं होनी चाहिए। मेरा वासवानी जी से सवाल है, अभी जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो एक चर्चा ये हुई कि एक मोटिव ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि सलमान खान के साथ में प्रॉक्सिमिटी थी बाबा सिद्दीकी की, इसलिए उनकी हत्या करवा दी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, और एक तरह से बॉलीवुड में अपना खौफ कायम करना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई नाम का ये गैंगस्टर। मुझे आपसे समझना है, आपने तो वो 80 और 90 का दौर भी देखा है जब किस तरह से अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड पर हावी हुआ करता था,
क्या इस वारदात के बाद, क्योंकि आप इंसाइडर हैं बॉलीवुड के, इस वक्त बॉलीवुड में क्या माहौल है? क्या ऐसे बॉलीवुड में इस तरह के फीलर्स हैं कि वो पुराना दौर लौट सकता है और बॉलीवुड को फिर से एक बार डराने की कोशिश है? आप क्या महसूस करते हैं? पुराना दौर तो वापस लौट नहीं सकता है, वो अलग लोग थे। और एक चीज थी उन दिनों में जो मैं जानता हूं, इफ यू डोंट डील विद देम दे विल नॉट डील विथ यू। ये जो माफिया है ना, हाउ कम दे हैव नेवर थ्रेटन्ड राजश्री प्रोडक्शन, हाउ कम दे हैव नेवर थ्रेटन्ड विवेक वासवानी, हाउ कम दे हैव नेवर थ्रेटन्ड 20 पीपल, दे मेक ओवरचर्स। आप अगर उनसे प्रेजेंट लेके आप उनके पार्टी में जाएंगे, एक बार आप दरवाजा खोलेंगे तो फिर दैट इज बिटवीन यू एंड देम। लेकिन आप अगर फोन बंद करेंगे, चाहे वो एक्सटॉर्शन थ्रेट हो, चाहे वो दावत के लिए एक इनविटेशन हो, आप फोन जाके बंद करेंगे, दे विल नॉट इंटरफेयर विथ यू। दैट आई हैव नोटिस्ड एंड आई हैव हैड दीज काइंड ऑफ feelers and I've said not interested, go to hell, and I've put the phone down. Sir, having said that, मैं इसके आगे एक चीज कहूँ, yes there is a certain amount of fear, क्योंकि सलमान के लिए जो धमकियां थी वो जायज थी। There is a real fear that these people, Bishnoi gang, as we for a very loose terminology, may be trying to create a fear psychosis in the industry. जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ तब भी बिश्नोई गैंग वाज इन द फोरफ्रंट। सो ऑल ऑफ अस इन द इंडस्ट्री, वेयर इज वी आर नॉट पैरानॉइड, हम लोग इतने खौफ के वक्त पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह नहीं, लेकिन चर्चा तो डेफिनेटली हो रही है कि ये क्यों हो रहा है और ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को फाइनली हम लोग कब कंट्रोल में ले आएंगे। सर, आपने एक अच्छा ऑब्जर्वेशन किया कि इफ यू डोंट डील विद देम दे डोंट डील विद यू। इसी पर अविनाश धर्माधिकारी जी के पास कुछ किस्से हैं जो इस बात को सब्सटेंशिएट करते हैं, इसको पुख्ता करते हैं। अविनाश जी, आप इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? खास करके वो किस्सा महमूद वाला आप यहाँ पर सुनाना चाहेंगे? आप एक बार बोल चुके हैं। ये पर्टिकुलरली बॉलीवुड की बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस दाऊद गैंग से मिले हुए, ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन उनके मेहरबानी उनके ऊपर चलती थी, चाहे रोल मिलने के लिए या किसी और वर्जन के लिए। ये 92 की पहले की बात है, जब महमूद जी जिंदा थे, तो उस वक्त दाऊद वाज नॉट इतना बड़ा नहीं था और वो ग्लोबल टेररिस्ट भी नहीं था। तो एवरीबडी वो अपनी शेखी बनाने के लिए बोलता था, मेरा भाई के साथ रिलेशन है, मेरा दाऊद से खास ताल्लुकात है। तो मैंने महमूद जी के घर पे गया था एक बार, तो किसी काम से गया था, बातों में उस वक्त वो एलईडी बोला तो बहुत बड़ी चीज़ थी, बड़ा एलईडी उनके वॉल पे लगा था। तो उन्होंने बोला, आपको मालूम है किसने दिया? तो मैंने पूछा, हाँ किसने दिया? तो उन्होंने बोला, ये भाई ने दिया। बोला, भाई कौन? तो बोला, दाऊद भाई ने दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त इनके रिलेशन थे, कोई डिनाई महसूस करते थे, स्टेटस सिंबल हुआ करता था, डिनाई नहीं कर सकते। और वो बॉलीवुड में सिर्फ मेल या ये नहीं, फीमेल एक्टर एक्ट्रेस के भी रिश्ते दाऊद गैंग से जुड़े हुए थे फॉर एनी रीजन, और उसका फायदा लेते थे वो। लेकिन लवली स्टोरी, बहुत पुराने जमाने की बात। लेकिन जितेंद्र, मुझे लगता है क्योंकि शो में अब कुछ समय बचा है और लॉ एंड ऑर्डर, लॉरेंस बिश्नोई, सलमान, बहुत एक्साइटिंग मुद्दे हैं, हेडलाइन में पढ़ने के लिए लोग टीवी पे देखते हैं। लेकिन चूंकि हम मुंबई की बात करते हैं तो थोड़ी सी बोरिंग बातें कर लें जो लोगों को रोज़ की चीज़ें इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब वोट डालने जाते हैं लोग, तो वो शायद 5 साल में एक बार सोचते हैं कि मेरे साथ इन 5 सालों में क्या हुआ। एंड एक बड़ी चीज़ जो हर मुंबईकर के लिए है वो है साल के 3 महीने जब बारिश होती है, पूरी तरह से टॉर्चर। आप चाहे जहाँ पे भी रहें, पासवानी जी की कोलाबा में, या आप सबर्ब्स में रहें, आप हाई राइज में रहें, आप झोपड़पट्टी में रहें, आपका हाल ख़राब होना है। वरुण, मैं आपके पास आती हूँ। आपने कहा कि इस बार बहुत जो असली मुद्दे हैं उन पर बात हुई। इस पर किसी ने आके प्रॉमिस किया कि इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है? सबने बताया कि बहुत बढ़िया नए रास्ते बने हैं, आई एग्री, लेकिन जिन रास्तों पर रोज जाना है, जहां पर थोड़ी बारिश पड़ते ही फ्लड हो जाता है, उसके लिए कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? तमन्ना, पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हम, मतलब 2005 में तो जो मुंबई में हुआ था वो तो मतलब वो पोल खोल देता था कि मुंबई और मुंबई के जो नेता थे वो किस तरीके से इसको सिर्फ एक
कैश रिच और एक काउ समझते थे जिसको जब चाहे तब यहाँ से पैसे निकाल लें। पर उसके बाद से कई सालों में मुंबई में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। द रेंज दैट हैपेंड दिस टाइम, आप माने न माने, बारिश को जो हम दिक्कत समझते थे वो दिक्कत आज भी है पर कम हो गई है। द अमाउंट ऑफ, एंड यू नो, आई से द मोस्ट pathetic organization in this city is BMC, Brihan Mumbai Municipal Corporation, richest municipal corporation in the country, one of the richest municipal corporation in Asia with more than 56,000 crore worth budget. but वही पार्टी चलाते हैं जो अब चुनाव में खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पर इन पार्टियों के कुछ नेताओं ने शायद कुछ अच्छे काम कर दिए। पंपिंग स्टेशंस जो थे वो इस बार चल रहे थे, बंद नहीं हुए। ट्रेन्स जिस रफ्तार से बंद पड़ जाती थी ना, मतलब हल्की सी बारिश हुई ट्रेन बंद हो जाता था क्योंकि सायन के यहाँ पे पानी भर जाता था। आपके बहुत सारे इस बार जो सबवेज थे वो बहुत ज्यादा बारिश होने पे ही बंद हुए, अन्यथा इस बार बंद नहीं हुए। पिछले 2-3 और सालों से ये जो चीजें हैं बदलाव आई है, और उसके लिए आई एम टेलिंग यू, आई डोंट से कि पॉलिटिशियंस आर टू बी, क्या बारिश भी उतनी हुई है पिछले 2-3 सालों में? बिल्कुल आपने ज्यादा हुई है। 2005 से तुलना की। नहीं, मैं सिर्फ 2005 से नहीं, मैं उसके बाद कह रहा हूँ कि बहुत जो बारिश हुई है वो हुई है। बारिश का जो नंबर है, जो सेंटीमीटर एमएम में हम काउंट करते हैं, वो कई बार ऐसे भी हुआ है कि जो हम 15 दिन में एक्सपेक्ट करते हैं वो एक दिन में हुआ है इस बार भी। एंड दिस टाइम, एंड आई वाज सेइंग समथिंग कि नेताओं को नहीं, मैं इसके लिए कहूंगा कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव जनता को इसके लिए धन्यवाद करने की जरूरत पड़ेगी कि जो यहाँ पे 4 सालों में लोगों ने आवाज उठाई है और उस आवाज को उन्होंने सुनाया है। कई लोग ऐसे हैं, आप जाइए, बीएमसी को जवाब देना पड़ता है। आज आप टैग, कोई भी एक इंसान टैग करता है और बीएमसी को पूछता है, 10 बार पूछता है और बीएमसी को जवाब देना पड़ता है कि भैया हाँ, ये जो मैनहोल खुला था हमने बंद किया है, हमारे लोग जाके आए, इतने बजे जाके आए, बंद किया है। और कई बार ऐसे भी हुआ है कि उन्होंने गए, बंद किया और खुल गया तो वापस से लोगों ने डाला। तो आई वुडंट give this credit to politicians. I wouldn't give this credit to bureaucrats who have spoiled this city, but only and only to the public, जिनको ये धीरे धीरे, जो आप कहते हैं ना कि मुंबई में लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, शायद हो चुके हैं, ये उनका काम है। और उनकी वजह से this time we have had not much problem during monsoon and things have changed and public is doing it, and I hope those public will come out and vote and also make people realize कि we are not only here for social media but also on free. But my question was, मेरा सवाल था, आपने कहा कि बेहतर हुआ है, शायद बेहतर हुआ है। मेरा सवाल था कि क्या ये मुद्दा आगे आ रहा है? हमने ये शुरुआत की स्लोगन से कि जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ, और ओपी जी ने उसकी बात की, बटेंगे तो कटेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा हो गया है। दूसरी तरफ से मुद्दा है कि घर फोड़ दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन सा सिंबल है, 3 के 6 पार्टी हो गए, ऑल ऑफ दैट। मुंबई की तरफ से जो सिविक इश्यूज है, और ओपी जी मैं आपका व्यू जानना चाहती हूँ, ये क्यों पीछे रह जाता है? वरुण ने जो कहा ना कि गटर्स के सीवर्स की बात आपने की, इन दिनों नहीं, पिछले 2 साल से एक बात तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शंस महाराष्ट्र के अकेले मुंबई महानगर पालिका ने 27 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस पिछले 2.5 साल से नहीं हो पा रहे हैं। तो नीचे के लेवल पर जो जनप्रतिनिधि होता है, नगर सेवक होता है, वो हमारे यहाँ है ही नहीं कि जिसको हम जानते हैं उसके पास जाकर कोई बात कह पाएँ। इसके बावजूद मुंबई के किसी भी एरिया में आप निकल जाइए, इन दिनों भी और 2 साल से पिछले, हमारे घर के सामने चूंकि इन दिनों हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये जो रोड्स का सीमेंटीकरण हो रहा है ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। यानी ये जो गड्ढे हर बारिश के 3 महीने के बाद, यानी गणपति से पहले आपको वो टैंकर लेकर के वो निकलते थे, वो डंपर, और उसमें डाल करके खड़ना पड़ता था कि गणपति आने वाले हैं, कम से कम वो गिर ना जाएं। तो वो स्थिति हमको लगता है कि अगर ये 6 महीने और चल गया तो सारे रोड्स, मैं पवई में रहता हूँ और वहाँ लगभग 70% रोड्स को सीमेंट वाला कंक्रीटीकरण कर दिया गया है। शायद दूसरी जगह भी ऐसा हो रहा हो। इसका असर अगली बारिश में आपको नज़र आएगा कि वो जो गड्ढे पड़ते थे जिसकी शिकायतें होती थी वो शायद नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि हर साल का जो खर्चा है, टेंडर निकलना और उस टेंडर में से कट पहुंचना कहीं ना कहीं, कम से कम वो बंद हो जाएगा। अच्छा, मुझे लगता है तिवारी जी, जो सिविक इश्यूज हैं ये सब मुंबई महानगर पालिका के वक्त ये हाँ। मुद्दे तमाम उछलेंगे। अभी तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अच्छा, बात चूंकि मुंबई की हो रही है तो ये चर्चा अधूरी रहेगी अगर हम शिवसेना पर ना बात करें। हम शो के आखिर में पहुंच चुके हैं और आखिर में मैं शिवसेना पे चर्चा करना चाहूंगा। शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है और क्या आप मानते हैं कि उद्धव ठाकरे
वाले खेमे के लिए ये एक तरह से अस्तित्व का सवाल है ये चुनाव। इस पर आप दोनों के व्यूज, वरुण आपका और तिवारी जी आपका व्यू मैं जानना चाहूंगा। निश्चित रूप से अस्तित्व का सवाल है वो, और अस्तित्व का सवाल अगर है तो इस बार मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए 13 सीटों पर सीधी लड़ाई शिंदे और उद्धव की हुई थी, उसमें से 7 सीटों पर जीत मिली है शिंदे को और 6 पर मिली है उद्धव को। वो लड़ाई इस बार तो 3-3 सेनाओं की है। इस बार तो पानीपत के मैदान में सही बात है। 3 सेनाएं खड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र, अच्छा एमएनएस में भी, एमएनएस ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं इन 11 सीटों पर, जो 11 या 12 सीटों पर जो शिंदे सेना उद्धव सेना लड़ रही है, इन सब पर शिंदे ने भी जो कैंडिडेट खड़े किए हैं वो काफ़ी मजबूत लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिलर्स हैं। और अब इसमें किसका पानीपत होगा महाराष्ट्र में पानीपत होना एक ही चीज़ मुझे जहाँ तक पता था, 8 सीटों पे डायरेक्ट फाइट थी लोकसभा में, जिसमें से 7 पे शिंदे सेना जीती, 1 पर यूबीटी जीती। मुंबई में 2 सीटों पर डायरेक्ट फाइट थी, जिसमें से 1-1 दोनों जीते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि शिंदे सेना के पास, या शिवसेना के पास, क्यों शिंदे सेना, जब शिवसेना नाम है तो शिवसेना के पास शायद उनका जो मूलभूत जो बाला साहब का वोटर था वो आ रहा है वापस से, और उद्धव ठाकरे के पास जो कांग्रेस का मुस्लिम वोटर है वो आ रहा है। और इसमें कोई डिनायल नहीं है कि कांग्रेस के जो मुस्लिम वोटर्स हैं आज उद्धव ठाकरे में अपने आप, उद्धव ठाकरे में अपना एक बहुत बड़ा नेता देखते हैं। मैंने बहुत बार कहा है ये चीज़ और अभी भी कहूँगा कि शायद आज महाराष्ट्र में ही, मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में मुसलमानों का कोई भी सबसे बड़ा नेता है तो वो उद्धव ठाकरे है। मुसलमानों के नए मसीहा उद्धव ठाकरे। मुसलमानों के नए मसीहा उद्धव ठाकरे, ऐसा कहते भी हैं। और मैं खुद नागपाड़ा, डोंगरी, दो नल, दो टाकी, यहाँ से बहुत घूमता हूँ। वहाँ पर भी मैंने देखा है कि लोगों को उद्धव ठाकरे के प्रति ज़्यादा प्रेम है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो कंपटीशन है, कंपटीशन शिवसेना के वोटर्स के बीच में नहीं है। ये न्यू फाउंड लव वोटर्स जो हैं उद्धव ठाकरे के, वो उनके पास हैं। अगर आज वो कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं तो शायद ये न्यू फाउंड वोटर्स नहीं रहेंगे उनके पास, मैं इस चीज़ की भी गारंटी दे सकता हूँ। बट मेनी वोटर्स ऑफ शिवसेना आर गोइंग बैक टू मतलब शिवसेना, शिंदे सेना के पास वापस जा रहे हैं, वो नजर आ रहा है। वरुण, हमने कहा शुरू में कि जो पोलस्टर हैं आजकल उनका बहुत मुश्किल समय चल रहा है। पिछले 2-3 चुनाव तो उलट गए, लेकिन चूंकि लास्ट मिनट बचा है, लास्ट राउंड में पूरे डिस्क्लेमर के साथ कि पूरा गला जा सकता है, हाँ, ऑल कंडीशंस रिमूव्ड, आपसे पूछती हूँ, विल यू स्टिक योर नेक आउट? आप रिस्क लेंगे ये कहने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी कन्विंस लगते हैं कि कौन सा जो गुट है, कौन सा दल है आगे आएगा? मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आप सिर्फ दोनों सेना की बात कर रहे हो। नहीं, दोनों से कैसे? अच्छा, वो तो अरेंजमेंट है ही नहीं ना। एमवीए महायुति, इट इज एमवीए वर्सेस महायुति। चलिए एक-एक करके जैसे हम रैप कर रहे हैं इसका एक ले लें जी। मैं, अगर आप मुझसे सच कहेंगे, देखिए मैंने ना बहुत बड़ा एक गलती किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। ट्विटर में कह दिया था कि एनडीए जीत रही है, और उसके एक खाली छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि क्विक या वेरी क्विक, बिकॉज व्हेन हम जब लोगों में जाते थे, लोग बोलते थे कि कैंडिडेट पसंद नहीं है, मोदी पसंद है, तो हम कंफ्यूज थे कि भाई किसको दे रहे हो। तो इसके लिए बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने कहा था कि एनडीए बहुत अच्छा ले रहा है। मैंने माफी भी मांगी उसके लिए। मैं अभी यहाँ यही कहूंगा कि जो नेक टू नेक फाइट नहीं दिख रहा था, आज नेक टू नेक फाइट एमवीए और महायुति में है, और महायुति के पास थोड़ा सा ही सही, बहुत ही हल्का सा सही एज है। हाँ, तो सेफ खेल रहे हैं वरुण। हाँ, तिवारी जी, दोनों गठबंधन मैजिक फिगर पर नहीं पहुंचने जा रहे हैं। 145 किसी को नहीं मिल रहा है, और दोनों कम से कम 15-20 पीछे रह जाएंगे। वो 15-20 निर्दलियों से आएगा, जिसकी औकात होगी वो ले लेगा। ओके, तो यानी 23 के बाद पूरा खेल शुरू होगा, ऐसे आप कह रहे हैं। वासवानी जी, आई थिंक दे आर रनिंग नेक टू नेक, एंड मुझे लगता है कि अगर, जैसे इन्होंने कहा कि अगर थोड़ा सा एज है, वो महायुति को पास है। अविनाश जी, इसमें मैं थोड़ा सा अलग पहलू रखूंगा। हमारी कुछ इंटरनल सोर्सेस और सट्टा बाजार का जो सोर्स है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी।
महायुति, ओके। बट तो सत्ता बाजार लास्ट टाइम फेल्ड ना नहीं, लास्ट टाइम तो 2021 सब फेल थे, उनको समझ में नहीं आया कि टटोरियों को अविनाश जी पकड़कर उनसे जानकारी भी निकाली। मैंने दोनों कहा, हमारे सोर्सेस और ये सट्टा बाजार से उसके ऊपर तो काफी chances है। इंटरेस्टिंग। ज्यादातर लोग सेफ खेल रहे हैं और ये समझ में भी आता है क्योंकि ये बहुत मुश्किल चुनाव सही हो बात गया है। प्रेडिक्ट करने के हमारे लिए। लिए भी, मैं पूरा महाराष्ट्र घूमकर आया हूँ और मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि कोई ये गठबंधन जो है वो अपनी सरकार बना लेगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इस बार महाराष्ट्र। और शायद 23 के बाद सारा जो खेल है वो शुरू होगा और तब पता होगा कि क्या होना है। इस बीच में हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार आए आगे वो मुंबई के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करे। अंत में वो सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जी। इस शो में शामिल होने के लिए। और मुंबई के अपने दर्शकों से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि वोट डालने के लिए ज़रूर निकलें। और जो लोग मुंबई में नहीं हैं, देश के बाकी हिस्सों के दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि 23 तारीख को एनडीटीवी इंडिया पर बने रहिएगा, क्योंकि चुनाव नतीजों की सबसे बेहतरीन कवरेज आपको इसी चैनल पर देखने मिलेगी, क्योंकि चुनाव मतलब एनडीटीवी।